नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खरम शेरवानी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 को अवरोध के बीच आंध्र प्रदेश सदन में लाया तो गया, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं हो सकी। सीमांध्र के विधायकों के विरोध की वजह से आखिरकार सदन को स्थगित करना पड़ा। उनकी मांग थी कि सदन पहले राज्य को बांटने से रोकने वाला जो संबंधित रेजोल्यूशन है उसको पास करे। अब सवाल ये बनता है कि क्या अगले आम चुनाव से पहले इतना समय बाकी है कि अलग राज्य को लेकर सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी हो सकें, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर इस बिल का भविष्य क्या होगा और उसके मद्देनजर आंध्र प्रदेश की राजनीति में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश विधानसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 पर आज भी चर्चा नहीं हो पाई। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के विधायकों ने सदन के शुरू होते ही बिल पर अपना विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नंदेदला मनोहर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश विधानसभा का मौजूदा शीतकालीन सत्र शुक्रवार तक ही चलेगा। इससे पहले सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष नंदेदला मनोहर के निर्देश पर मसौदा विधेयक की प्रतियां सदन के पटल पर रखी गयी। विधानसभा को इस विधेयक पर अपनी राय जाहिर करने के लिए 23 जनवरी तक का वक्त दिया गया है, लेकिन तेलंगाना के विधायक चाहते हैं कि विधेयक पर तत्काल बहस हो, जिससे आगे की कार्रवाई के लिए इसे राष्ट्रपति के पास वापस भेजा जा सके। पर सीमांध्र विधायक जनवरी में चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। 5 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिल को मंजूरी देकर राष्ट्रपति के पास भेजा था और विधानसभा भेजने का आग्रह किया था। तेलंगाना को लेकर विरोध महीने भर से देखने को मिल रहा है। कुछ केंद्रीय मंत्री भी इस विधेयक पर अपनी आपत्ति जताते रहे हैं, लेकिन सरकार अपने एजेंडे में शामिल तेलंगाना के मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाकर आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी हाँ, बेहतर तो बनाना चाहती है अपनी स्थिति को केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्या ये बेहतर हो पाएगा? क्या वाकई आम चुनाव से पहले तेलंगाना एक हकीकत के तौर पर हमारे सामने आ पाएगा? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अगर नहीं आ पाता है तो भी इसके किस तरह के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले स्टूडियो में मेरे साथ पारसा वेंकटेश्वर राव जूनियर, जो कि एडिटोरियल कंसल्टेंट हैं डीएनए अखबार के। इसके अलावा मेरे साथ हैं वाईएस चौधरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से टीडीपी के। इसके अलावा मेरे साथ रजैया सिरसिला हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, वारंगल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और साथ ही एक और खास मेहमान संजय कपूर, एडिटर हैं हार्ड न्यूज मैगजीन के। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पारसा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो फिलहाल हमें तमाम अवरोध देखने को मिल रहा है, असेंबली में हरकतें यहाँ तक की हो रही हैं कि फाड़ा जा रहा है जो विधेयक है उसको, और आग भी लगाने की कोशिश की गई, जिस पर रोक लगा दी गई। कि मकसद क्या है आखिर? मकसद तो कुछ नहीं है, लेकिन आंध्रा के जो नुमाइंदे हैं वो अपना जो जज्बा है जिसके खिलाफ वो जाहिर करना चाहते हैं। जाहिर इसलिए करना चाहते हैं कि वो उनके अवाम, जो आंध्रा के अवाम है, उनको ताकि पता चले कि कहां तक और किस तरह इन्होंने उसकी मुखालफत की। तो ये बताइए कि जबकि ऐसा लग रहा है कि एक हकीकत, एक रियलिटी बनेगा ही तेलंगाना, उसके बावजूद भी आप ही कह रहे हैं कि अपने लोगों को जो उन्हें वोट देकर भेजते हैं असेंबली में, उनको ये बताने के लिए कि उन्होंने इस हद तक विरोध किया जिस हद तक वो कर सकते थे, ये एक कोशिश है क्या? बिल्कुल। लेकिन इस बीच जिस तरह से जो एक सदन की गरिमा है, कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। वो तो सही बात है कि जो हाउस का जो क्या कहते हैं ग्रेविटी होता है, जो रिस्पेक्ट होता है, उस पर ऐसे हरकत से असर तो लगेगा ही, उस पर नुकसान तो होगा ही। लेकिन इनकी मजबूरी है, जो आंध्रा के एमएलएज हैं, एमपीज हैं, कि उनका कहना है कि अगर इस वक्त जोर से बोल नहीं पाते तो लोगों को पता नहीं चलता कि कहां तक हमने इसको अपोज किया। ये जानना जरूरी है क्योंकि तेलुगु देशम के और जगन मोहन रेड्डी के पार्टी दोनों ही जो है इसके खिलाफ है। जो नुकसान होगा तो कांग्रेस वालों को होगा। तो कांग्रेस एमपीज की मजबूरी है, एक तरफ उनके आला कमान की बात माननी होगी और दूसरी तरफ जो अवाम में गुस्सा है या जो नाराजगी है उसको जाहिर करना है।
तो दोनों को ही निभाना मुश्किल का काम है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो रस्सी पे चलने जैसा जो है उस दौर से गुजर रहे हैं ये लोग। वाईएस चौधरी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए कि जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह की तरकीब अपनाई जा रही है विरोध करने के लिए, आपको लगता है क्या ये ठीक है, वैलिड है? नहीं, वो राजनीति का अनुसार से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लोग जो करने को ट्राई कर रहा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 3 जो यूज करने को था, वो अगर डेमोक्रेसी कंट्री में डेमोक्रेसी बनने का टाइम पे यूज करने का आर्टिकल था, वो आर्टिकल को लाके अभी यूज करने को तैयार कर रहा। अभी अगर तेलंगाना को अलग करना है तो ये तरीका नहीं है। वो सब लोग को संपर्क करके काम करने का था। तो तरीका क्या होना चाहिए? तो 371DE नहीं, सब लोगों को समझा के, सब लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सीमांध्र लोगों का क्या प्रॉब्लम है, तो सब समझा के करने का काम था उसका। वो हिसाब से श्री कृष्णा कमेटी अपॉइंटमेंट किए थे, उसका वो कमेटी रिपोर्ट को बिल्कुल डील नहीं किए, उसको पूरा बाजू छोड़ के ये लोग क्या खाली राजकीय लब्धि का वास्ते काम कर रहा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट थी, चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट थी, उसको नजर में नहीं लाया गया, उसको नहीं देखा गया। क्या कहना चाहते हैं आप? थोड़ा सा विस्तार से डिटेल में बताएंगे। Yeah, at least I mean, if they want to do, they should follow a particular procedure. They have violated all constitutional procedures, even for appointing GOM as well as taking up the matter in the cabinet committee. No cabinet committee can take up this kind of serious subject as a table item, and they have been simply ignoring all the people of Telugu, and they are doing lot of injustice to entire the Telugu clan. No, but whether it is Telangana or Rayalaseema or Hyderabad. Mr. Chaudhary, are you only worried about the procedural lapse which you are talking about, or you're calling it unconstitutional, or you are opposed to the idea of Telangana? No. We cannot oppose the idea of Telangana, but if somebody follows the constitutional procedure, there is a SRC, State Reorganization Committee, there is an act. As per that act, whenever originally they have formed all the states of India based on the linguistics. If any, in future, if further states to be separated, there has to be some merit, number one. However, whatsoever, this is the sentiment of the people of Telangana to have their own ruling. Originally, when the agitation started, they said they are in the they were in the backward area. When Sri Krishna Committee unearthed and said that they are no longer backward area, they have started talking about self-rule. Whatsoever it is, constitutionally and democratically elected government, whatever it is there today, they are supposed to follow a particular procedure. They have failed in that procedure, number one. Number two, Mr. Chaudhary, the impression is that you are actually protesting just for the sake of it, while you know that, Telangana is going to be a reality. You know that UPA government is actually will form Telangana. Despite that, you just want to be seen protesting. No. That is totally wrong, because there is no need for us to protest like that. If that is the case, if Mahatma Gandhi would have thought that the giving independence is not going to be reality, we would have not got the independence. So we feel and we believe very clear, categorically, that this Telangana separation will not take place at present. This is not the right period. When 100 days are away for the general election, it is ethically not correct for any government to do. And technically speaking, today the Congress government is electoral gains. Yes, that's very clear. It is why entire in the country, every party, whomever I met almost 20 parties. Every party fully convinced that Congress party is only trying to do this only for political benefit. There is nothing else. Ji. Absolutely, they have followed it. Mr. Chaudhary, I will come back to you. I will come back to you. Rajesh Shri Silla ji mere saath maujud hain. One second. No. Please quickly make the last point.
One second, madam. They have Congress government have collided and they have colluded with Jagan Mohan Reddy's party to gain votes in Seemandhra, and they have tried to have arrangement with the TRS in the Telangana area only because they know that entire country Congress is not even going to get even double-digit number. At these circumstances, they are trying to regain something by entering into this kind of wrong alliances. Both the parties, one party is definitely TRS party, at least has got some reason for fighting for the statehood, whereas the other party has no basis. There is no principle, there is no policy. I'll come back to you. Whereas they have Mr. Chaudhary, I'll come back to you. Let me include other people in the discussion. रजय जी, ये बताइए कि फिलहाल साफ तौर पर ये कह रहे हैं टीडीपी के नेता कि ये सिर्फ चुनावी मकसद है, चुनावी उद्देश्यों के तहत आखिरी लम्हे में, जबकि 4-5 महीने बाकी हैं जनरल इलेक्शंस को, तब ये कोशिश की जा रही है। क्या आप मानते हैं इस बात को? सरासर गलत बोल रहे हैं मैम। ये तो पास्ट 4 years द इशू वाज अंडर डिस्कशन, वो चर्चा बहुत जगह में हुआ, बहुत तरीके में हुआ। ये तेलुगुदेशम पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू 9 साल मुख्यमंत्री करे थे, एक्सपीरियंस्ड आदमी था। ही गेव लेटर in favor of Telangana. Several times he repeated in the public domain, and several times he spoke, and later he took an U-turn. The very latest evidence is that last month, when UPA CWC took a decision for formation of Telangana, ये चंद्रबाबू नायडू उनको वेलकम करा। 4.5 lakhs crores if provided, we are going to form a new capital। जी। वैसे बोल के 2 दिन के बाद फिर यू टर्न लिया। ये दे आर नॉट क्लियर इन देयर माइंड। सी दिस इज द केस ऑफ डीमर्जर। जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं चौधरी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोसीजरल जो प्रक्रिया है उसको ठीक तरीके से नहीं अपनाया गया, और वो तो इस हद तक कह रहे हैं कि इसको असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिस तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तेलंगाना के मामले को। वो ये कह रहे हैं कि तेलंगाना के कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं है, उस आइडिया, उस विचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर जिस तरह से अपनाया जा रहा है, जो जल्दबाजी नजर आ रही है, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। 4 साल से चर्चा हो रहा, ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, उसमें कॉन्सेंट दिया, प्रणब मुखर्जी को लेटर दिया, वो भी उनका लेटर था। बाद में कृष्णा कमेटी था, बाद में सेवरल राउंड्स ऑफ कोर कमेटी मीटिंग हुआ, फिर ऑल पार्टी मीटिंग हुआ। पूरे तरीके से चर्चा विर्चा होने के बाद ये मुद्दा को आगे लेके आ गए। ये तो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, ये इसको पूरा करने के लिए आगे आ गए। दिस एवरीबडी नोस इट, एंड आप बोल रहे हैं ये प्रोसीजर नहीं है। क्या प्रोसीजर हो सकता है इससे बड़ा इसके बिना? यानी आप ये कह रहे हैं कि सब स्वागत करने के बाद और फिर यू टर्न ले रहे हैं, कंफ्यूजन है, एक उलझन है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मैं जवाब जरूर लूंगी चौधरी साहब से, लेकिन इससे पहले संजय कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, एक ही सेकंड, I'll not take much। ये तो मेरा एमपी साहब तो आरोप किया है जगन मोहन रेड्डी को हम मिलावट करके, कांग्रेस पार्टी मिलावट करके नाटक कर रहे हैं। ये दिस इज अ क्लियर एविडेंस। इफ यू लुक बैक यस्टरडेज प्रोसीडिंग्स, डे बिफोर यस्टरडेज प्रोसीडिंग्स आर ड्यूरिंग दिस सेशन इन द हाउस। ये हिंदी पार्लियामेंट को हम समझते हैं टेम्पल ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री। इन द हाउस बोथ द पीपल आर टॉकिंग टुगेदर, प्लानिंग टुगेदर, तेलुगुदेशम पार्टी and YS Jagan Mohan Reddy party. They together disturbing the proceedings. They are planning. They are together. This is an evidence, physical evidence. It can be seen tomorrow, day after tomorrow. If you look back to the cameras capture the photographs or the videographs. See, सरासर इतना गलत तो वो एमपी होने के बाद भी नाते भी इतना सरासर गलत नहीं बोल सकते। ये मेरा कहने का। संजय कपूर जी, बताइए कि फिलहाल किस तरह के आसार आपको नजर आ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें हमें असेंबली से आ रही हैं। केंद्र सरकार लगता है और दूसरी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं उलझी हुई है। आपको लगता है कि जनरल इलेक्शन से पहले एक हकीकत बन पाएगा
पाएगा तेलंगाना? मेरे ख्याल से जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, समय मेरे ख्याल से बहुत कम है। चुनाव अगर जनरल इलेक्शंस होंगे तो अप्रैल में होंगे, तो ज़्यादा 3-3.5 महीने का समय है। इस बीच में एक नया सूबा तैयार होना चाहिए। और जिस तरीके से खींचातानी चल रही है, नए पॉलिटिकल अलायंसेस बन रहे हैं, केंद्रीय सरकार कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो उस सारे माहौल में मेरे ख्याल से तेलंगाना एक असलियत या कहने मतलब एक रियलिटी बनती कम दिखाई पड़ रही है। मुझे संजय कपूर जी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ हमने देखा कांग्रेस पार्टी को, यूपीए सरकार को आगे बढ़ते हुए तेलंगाना के ऊपर, लगता है कि एक दाव लगा ही लेना चाहते हैं। उनका तो बहुत मेरे ख्याल से मन है कि तेलंगाना अनाउंस हो जाए, स्टेट बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से इनकी, जैसे मैंने कहा कि सरकार कमज़ोर होती नज़र आ रही है। उनको ये पता है कि कहाँ सीटें आएंगी। पिछली बार आंध्र प्रदेश इनको 33 सीटें मिली थी, और जो आज का माहौल दिखाई पड़ रहा है, जितने भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो कहते हैं कि इस माहौल में कांग्रेस की बामुश्किल तमाम 5 सीटें आएंगी अगर कुछ नहीं निकलता है। अगर तेलंगाना बन जाता है जिसमें 17 सीटें हैं, तो ये उम्मीद करते हैं कि टीआरएस के साथ कोई ना कोई इनका एक अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसकी वजह से इनके पास कुछ सीटें आ जाएंगी, और सीमांध्रा में भी कुछ सीटें आने की संभावना है। पर पॉलिटिकल पूरा वो पूरी तरीके से फेवर में है। संजय कपूर जी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। जी, हम जिक्र कर रहे हैं फिलहाल तेलंगाना का कि क्या वाकई तेलंगाना एक राज्य के तौर में हमारे सामने आ पाएगा, एक हकीकत, एक रियलिटी बन पाएगा जनरल इलेक्शन से पहले, और अगर ऐसा नहीं है तो किस तरह के जो राजनीतिक हालात हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो किस तरह का बनता नजर आ रहा है। पारसा जी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से जो पॉलिटिकल जो अरिथमेटिक है वो समझाने की कोशिश की संजय कपूर ने कि किस तरह से कितनी कितनी सीटें आ सकती हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल विल पावर है वो इसके डायरेक्शन में जानी चाहिए कि पूरी तरीके से वो सामने आ जाए। लेकिन जो मैसेज देना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार, क्या वो तेलंगाना के लोगों के पास पहले ही जा चुका है? तेलंगाना में तो जा चुका है कि कांग्रेस और यूपीए सरकार तेलंगाना बनाना चाहते हैं। बना पाएंगे या नहीं वो एक सवाल खुला है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो डिसीजन लिए हैं तेलंगाना बनाने का और जो प्रोसेस शुरू किए हैं वो शायद 2-3 साल पहले करने की बात थी, बहुत देर से शुरू किए। एक तेलंगाना एमपी कह रहे थे कि एक बार मीटिंग हुआ है कैबिनेट में शरद पवार जी और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में, और शरद पवार जी कह रहे थे कि आप जल्दी बना लीजिए 2-3 साल पहले ताकि मुश्किल ना हो। तो गुलाम नबी आज़ाद कहा जा रहा है कि जवाब दिए कि पहले बनाए तो इलेक्शन के टाइम पे उनको याद नहीं रहेगा, तो इलेक्शन से पहले बनाना होगा। लगता है कि इलेक्शन से बिल्कुल चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है फिर इस लिहाज से। तो इलेक्शन के बिल्कुल पहले अगर आप करना चाहे तो जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके रास्ते में, कहीं ना कहीं अनटूवर्ड जो अनअवॉइडेबल डिलेज होंगे, तो उस पर आपका प्लान जो है प्लान के मुताबिक चलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद काफी मुश्किल है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर जो है स्टेट बनाने का, उसको मुकम्मल करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, रजय जी बताइए कि जो कैलकुलेशंस बता रहे हैं पारसा जी यहाँ पर, फिलहाल ऐसा तो नहीं है कि कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी आम चुनाव से पहले, और जो सीटों की जोड़ तोड़ जो अरिथमेटिक समझाई है संजय कपूर साहब ने, वो कभी गड़बड़ हो जाए कांग्रेस पार्टी के लिए? ऐसा तो वो नहीं है। अब असेंबली में चर्चा हो रहा, असेंबली में चर्चा होने के बाद वो लोग भेज देंगे बिल को इधर, राष्ट्रपति का कंसेंट लेके पार्लियामेंट में नेक्स्ट सेशन में बराबर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, भारी बहुमत से वो पास हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पास होने का पूरा उम्मीद है। जब सोनिया जी एक कदम उठाती है पीछे नहीं लेती है, यूपीए जब मान लिया बोले तो वो हो ही होता, बराबर बिल पास हो जाता, 2 राष्ट्र बन जाएंगे, 2 राष्ट्रों में इलेक्शन हो जाएंगे, ये पूरा 2 अलग-अलग राज्य बन जाएंगे। क्या आप इसलिए भी कह रहे हैं ये बात को क्योंकि संविधान के मुताबिक असेंबली जो भी कुछ कहती है वो केंद्र के लिए एक बाइंडिंग नहीं होगा?
वो तो है ना, वो आर्टिकल 3 says the same, only consultation is there. It is been now under consultation. They will send back that bill to the president. In turn, the honorable president will send it to the parliament. In the next session, either with the special session or the vote on account will take up and will pass. There is no problem in that. लेकिन संजय कपूर जी, फिर भी इसके बावजूद भी जो सेंस ऑफ हाउस है, कहीं ना कहीं उसको भी रिस्पेक्ट करने की एक बात कही जाती है। मतलब अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम केस में जरूर केंद्र जो है वो जा सकता है बिना राय जाने हुए, या राय जो भी कुछ हो असेंबली की, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसको ज्यादा बेहतर माना जाता है संविधान की नजर में अगर जो सेंस ऑफ हाउस है उसको उसकी रिस्पेक्ट की जाए। ये तो बात सही है कि सेंस ऑफ हाउस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, परंतु अगर असेंबली यहाँ से बिना डिस्कशन के भी वापस भेज देती है, पर असली जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट के ऊपर है। अगर पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो कोई खास समस्या नहीं होगी, परंतु अब नए तरीके के जो गठजोड़ हो रहे हैं राजनीति के अंदर, टीडीपी का, बीजेपी का अलायंस, वाईएसआर का किसी और के साथ, कांग्रेस इस समय कुछ बिना एलाइज के और बिना किसी सपोर्ट के नज़र आती है। तो उस वाले माहौल के अंदर जैसे जैसे चुनाव के करीब जाएंगे तो मेरे ख्याल से उनकी मुश्किलें और बढ़ती चली जाएंगी। तो वैसे तो रजैया साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल आराम से पास हो जाएगा। अगर पुरानी इनकी स्टेटेड पोजीशंस देखी जाए पॉलिटिकल पार्टीज की, तो सब लोगों ने तेलंगाना का सपोर्ट किया, और क्योंकि उस समय सीमांध्रा का मुद्दा नहीं था तो सब लोगों ने सपोर्ट कर दिया। अब देखा कि जो बचा खुचा आंध्र प्रदेश है उसकी समस्याएं भी बहुत थी, और वो लोग मेरे ख्याल सड़कों पे आ गए। उनमें कुछ तरीके की जागृति दिखाई पड़ी कि आंध्र प्रदेश अगर छोटा हो जाएगा तो उनकी हैसियत कम हो जाएगी जी। तो वो सब मुद्दे आने के बाद नई राजनीति बन रही है, नए अंदाज हो रहे हैं, और उसमें पार्लियामेंट के अंदर वो सब मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट ये बजट सेशन में आता है तो वो सब चीजें निकल के आएंगी। तो देयर इज नथिंग वेरी सर्टेन अबाउट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू रोल। बिल्कुल, एज आई वाज सेइंग अर्लियर, सरकार कमजोर होती जा रही है और उनका जो मेरे ख्याल से जो भी इन्फ्लुएंस है एलाइज के ऊपर वो सब कम होता जा रहा है। वो भी कम हो तो रहा है, आगे तो देखिए ऐसे क्या में आगे होता बढ़ना है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता मुश्किल है। दिखाई मिस्टर चौधरी, if Telangana does not become a reality, if it does not become a separate state, what kind of political implications do you see for your party? No, for a minute, madam, let us forget about political implication. When Mr. Rajaya said they have followed Sri Krishna committee, which is not true. They have not considered Sri Krishna committee. And fundamentally, in the history of independent India, is there anywhere that a state is formed without the approval of the state assembly? Number one. And Article 3 was inserted based on the Sardar Vallabhbhai Patelji's recommendation by Dr. Ambedkar when we were in princely states, when we were in the form of becoming a full democratic country. Right. When we had 562 princely states, in order to bring them into the Republic of India, the Article 3 was given. But that should not be misused today. So that is definitely it is a contentious issue and it will face the legal problem. Number one. Whatsoever I'm running short of time. पारसा जी, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सवाल मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी के लिए खासकर आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा कुशन रहा था। एक QPA2 की अगर हम बात की जाए, बहुत बड़ी तादाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वहां पहुंचे। किस तरह से ये जो है राजनीतिक सिनेरियो को, पॉलिटिकल सिनेरियो को बदलेगा अगर नहीं बनता है? मुझे लगता है कांग्रेस के लीडर्स आंध्र प्रदेश में हो या सेंटर में हो, ये इस बात को कबूल कर रहे हैं कि वो हार जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हारेंगे तो ही सही, लेकिन हम कुछ काम करके जाएंगे। बुनियादी सवाल है कि हम तेलंगाना का वादा किए थे और तेलंगाना देकर ही जाएंगे। बिल्कुल। शिवसेना जी, आखिरी कमेंट, बिल्कुल आखिरी, एकदम लास्ट 30 सेकेंड। See, the Article 3, as per the MP statement, it is aimed to merge the princely states. Is it true? Is it a constitutional provision? For today, see, वो specific purpose के लिए 3 को लगाया बोल के उन्हें बोल रहा. It is not that. It is a constitutional provision to give an opportunity for the weaker section, to give the opportunity for the lesser people and lesser part of the state. In any given point, there will be 2 groups. One is mother group, which second is the daughter group. The daughter group will always have the lesser in number. They cannot, there cannot be any unanimity in that. बिल्कुल, बिल्कुल. For to address that only,
they gave this provision. जी। See, the limited scope he is telling is just will not stand on the logistical. चलिए रजय जी, See, समय many समाप्त हो people are चुका है, doing and मुझे यहाँ पर seeing, खत्म they can करना होगा appreciate कार्यक्रम। this. समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जाहिर है तथ्य भी हों, उनको भी अलग अलग तरीके से हम चुनकर जो है तथ्य अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और शायद इस मामले में यही केस नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजय जी, चौधरी साहब, पारसा जी और साथ ही संजय कपूर। तो साफ तौर पर फिलहाल जिस तरह के राजनीतिक हालात लग रहे हैं और जो हमारे मेहमानों ने आपस में चर्चा की है कि लगता है कि एक राजनीतिक मकसद के जरिए जिस तरह से आखिरी लम्हे तक लाया गया है तेलंगाना राज्य के गठन को, हो सकता है कि जो राजनीतिक गणित है वो इतना ठीक ना बैठे, लेकिन उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि जो भी कुछ हो वो आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए, तेलंगाना के लोगों के लिए बेहतर हो। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।